आज़ादी, ये शब्द जितना छोटा है, इसकी कीमत उतनी ही बड़ी है। आज हम खुलकर सांस लेते हैं, झंडा लहराते हैं, गर्व से कहते हैं हम आज़ाद हैं। लेकिन क्या कभी आपने रुक कर सोचा है कि ये आज़ादी हमें मिली तो सही, लेकिन किसके बदले में? किसी की माँ ने बेटा खोया, किसी की बेटी ने पिता, किसी ने घर छोड़ा, किसी ने खुद को ही मिटा दिया। ये कहानी सिर्फ 15 अगस्त 1947 की नहीं है। इसकी शुरुआत उससे बहुत पहले हो चुकी थी। पहला बड़ा बलिदान 1857 में दिया गया, जिसे हम अक्सर सिपाही विद्रोह कहकर भूल जाते हैं, लेकिन असल में वो भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई थी। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सिपाहियों में असंतोष फूट पड़ा। गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, लेकिन मुद्दा सिर्फ कारतूस का नहीं था। मुद्दा था गुलामी, अपमान और भारत की आत्मा को कुचल जाने का। बैरकपुर में मंगल पांडे ने वो चिंगारी जलाई जो मेरठ, झांसी, कानपुर, दिल्ली होते हुए पूरे देश में फैल गई। जब तिलमिलाई थी आत्मा, तब उठी थी बंदूकें। न नाम था जरूरी, न इनाम, बस आज़ादी चाहिए थी। इस क्रांति में शामिल हुई रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, वीर कुंवर सिंह और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। रानी लक्ष्मीबाई का संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, सिर्फ एक नारा नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। घोड़े पे सवार थी वो, मौत से खेलने निकली थी। एक औरत नहीं, वो भारत माता की बेटी थी। ब्रिटिश हुकूमत डर गई थी। अंग्रेज़ों ने भयानक दमन किया। गांव के गांव जला दिए, हजारों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई और बहादुर शाह जफर को कैद कर बर्मा भेज दिया गया। जमी के टुकड़े कर दिए पर जज्बे को न तोड़ सके, लाशें बिछी पर ख्वाबों को न लुटा सके। 1857 की क्रांति सफल नहीं रही, लेकिन उसने एक बीज बो दिया। आज़ादी अब सपना नहीं रही थी, अब वो लक्ष्य बन चुकी थी। लोग समझ चुके थे कि आज़ादी की राह आसान नहीं, लेकिन वो राह अब रोकी नहीं जा सकती। वो पहला कतरा था लहू का जो ज़मीन को सींच गया। 1857 सिर्फ इतिहास नहीं, इनकलाब की पहली दस्तक था। यही थी वो शुरुआत जब भारत ने पहली बार जोर से कहा, हम अब गुलाम नहीं रहेंगे। और इसी के साथ शुरू हुआ वो सफ़र जिसमें आज़ादी मिली, लेकिन हर मोड़ पर किसी की कुर्बानी के बदले में। 1857 की क्रांति ने भले ही ब्रिटिश सत्ता को गिराया नहीं, लेकिन उस आग की तपिश ने एक चेतना जगा दी थी। धीरे धीरे वो चेतना पूरे भारत में फैलने लगी। 1905 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने उस ज्वाला को और भड़का दिया, बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने इसे प्रशासनिक सुविधा का नाम दिया, लेकिन असलियत ये थी कि वो भारतीयों को आपस में बांटना चाहता था। फूट डालो और राज करो, ये उनकी नीति का हिस्सा था। वो हमें जुबानों से बांटना चाहते थे, वो हमें जुबानों से बांटना चाहते थे, हिंदू मुसलमान की रेखा खींचना चाहते थे, मगर शायद वो भूल गए थे कि ये मिट्टी एक है और खून भी एक है, खून भी एक है। बंगाल के विभाजन ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे नेता सामने आए। ये समय था जब आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं, अब सांस्कृतिक और जन चेतना का रूप ले चुका था। पहली बार स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अपने उत्पादों का उपयोग और आत्मसम्मान का पुनर्जागरण। चूड़ी बेचने वाला भी क्रांतिकारी बन गया था, क्योंकि वो अब विदेशी कांच को नकार चुका था। तिलक ने साफ कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये शब्द सिर्फ नारा नहीं था, ये क्रांति का उद्घोष था। अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि खुद को जगाने की भी थी। पूरे देश में स्वदेशी विद्यालय, प्रेस और जनसभाएं शुरू हुई। युवाओं में चेतना आई। महिलाएं भी अब पर्दे से बाहर निकलकर संघर्ष का हिस्सा बनने लगी। एक एक दिया जो जलाया गया बंगाल की गलियों में, एक दिया जो जलाया गया बंगाल की गलियों में, उसकी रोशनी पहुंची दिल्ली, लाहौर और पूना तक। अरविंद घोष ने वंदे मातरम को आंदोलन की आत्मा बना दिया। ये गीत अब सिर्फ गान नहीं, एक भावना बन चुका था। हर गली, हर नुक्कड़ से एक ही आवाज़ आने लगी, वंदे मातरम। ब्रिटिश सरकार डर गई थी।
उन्होंने दमन शुरू कर दिया। प्रेस पर पाबंदी, नेताओं की गिरफ्तारी और आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाए गए। कलम से डरने लगी थी सत्ता और शब्दों से कांपने लगी थी हुकूमत। लेकिन एक बार जो चेतना जागती है वो फिर सोती नहीं। बंग भंग ने भारतीयों को ये समझा दिया कि अगर आज़ादी चाहिए तो वो सिर्फ निवेदन से नहीं मिलेगी, उसके लिए संघर्ष, त्याग और बलिदान देना होगा। जब एकता की आवाज़ गूंजती है तब सम्राट झेलते हैं और तख्त कांपते हैं। 1905 का आंदोलन हार गया हो सकता है, लेकिन भारत जीतने की राह पर चल पड़ा था। अब देश अपने आत्मबल से खड़ा हो रहा था और ये शुरुआत थी उस लहर की जो आने वाले समय में महात्मा गांधी को जन्म देगी और भारत को एक नई दिशा देगी। 1915 में जब मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो देश एक नए मोड़ पर खड़ा था। 1857 की क्रांति और 1905 के बंग-भंग आंदोलन ने जनता को झकझोर तो दिया था, लेकिन अब एक ऐसा नेतृत्व चाहिए था जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके। गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग था। अहिंसा, सत्य और जनता का सीधा साथ। न तलवार उठाई न गोली चलाई, न तलवार उठाई न गोली चलाई, फिर भी अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। 1917 में बिहार के चंपारण में उन्होंने किसानों की व्यथा को सुना। नील की खेती में अंग्रेजों की ज़बरदस्ती, किसानों की बर्बादी और इंसाफ का गला घोटना, ये सब गांधी जी को विचलित कर गया। उन्होंने पहली बार भारत की धरती पर सत्याग्रह किया, शांतिपूर्ण विरोध, बिना हिंसा, बिना नफरत। चुपचाप बैठकर भी तूफान लाया था, चुपचाप बैठकर भी तूफान लाया था। गांधी एक नाम नहीं, आंदोलन बन गया था। चंपारण की जीत ने पूरे देश को एक उम्मीद दी कि सिर्फ खून से नहीं, सच से भी क्रांति लाई जा सकती है। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह जैसे संघर्षों ने गांधी को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। हर वर्ग, हर जाति, हर कोना अब एक नई आज़ादी की ओर बढ़ने लगा। न धर्म का भेद था, न जात का सवाल, न धर्म का भेद था, न जात का सवाल। अब गांधी बोले तो हर दिल ने कहा, चलो साथ, चलो साथ। गांधी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं, आत्मा से भी लड़ी जा सकती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। जनरल डायर के नेतृत्व में निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार, ये सिर्फ गोली नहीं थी, ये इंसानियत पर हमला था। और इसी पीड़ा से जन्म हुआ असहयोग आंदोलन का। एक बाग में लाशें गिरी थी चुपचाप और हर लाश बोल रही थी, अब बस, अब बहुत हुआ। गांधी जी ने अंग्रेजों से सहयोग खत्म करने का आह्वान किया। सरकारी नौकरी, अंग्रेजी स्कूल, अदालतें, सब छोड़ो। देश भर में लाखों लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। बच्चे स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालयों में दाखिल हुए। वकीलों ने अदालतों से दूरी बना ली। खादी पहनना अब एक हथियार बन गया। जब चरखा घूमता था तो तख्त हिलता था, जब चरखा घूमता था तो तख्त हिलता था, और जब सूत काता जाता तो साम्राज्य कांपते थे, तो साम्राज्य कांपते थे। सिर्फ नेता नहीं, आम आदमी इस आंदोलन में कूद पड़ा। गांव-गांव, गली-गली में आज़ादी की लहर दौड़ गई। गांधी का प्रभाव इस कदर फैल गया कि उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना ने आंदोलन को झटका दिया। हिंसा के चलते गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। कई लोग निराश हुए, लेकिन एक बात तय हो चुकी थी कि अब भारत रुकने वाला नहीं था। असहयोग ने सिखा दिया था कि अगर जनता उठ खड़ी हो तो साम्राज्य झुक जाते हैं। गांधी जी की अहिंसा ने देश को रास्ता दिखाया, लेकिन हर क्रांति का एक दूसरा चेहरा भी होता है, जो धधकती आग बनकर अन्याय को राख कर देना चाहता है। जब देश के नौजवानों ने देखा कि अंग्रेजी हुकूमत केवल अत्याचार से समझती है, तो उन्होंने बंदूकें उठाई, सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि देश को जगाने के लिए। कुछ लोग लिखते हैं कलम से, कुछ बदलते लहू से इतिहास। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो आज़ादी की लड़ाई का सबसे ज्वलंत प्रतीक बन गया। उन्होंने अपनी जवानी को हंसते हंसते देश के नाम कर दिया। साइमन कमीशन के विरोध में जब लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला, तो भगत सिंह ने कहा, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। कुछ ही समय बाद अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया,
इसके बाद केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनी, लेकिन वो बम जानबूझकर ऐसी जगह फेंका गया जहां कोई हताहत न हो। मकसद साफ था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। बोल उठे थे दीवाने अदालतों में मुस्कान के साथ, मौत से पहले कह गए इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। और 23 मार्च 1931 वो रात जब तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। जिस उम्र में लोग इश्क करते हैं, जिस उम्र में लोग इश्क करते हैं, उस उम्र में वो वतन से मोहब्बत कर गए, उस उम्र में वो वतन से मोहब्बत कर गए। इसी राह पर चल रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो कहते थे मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और मरूंगा भी आज़ाद। उन्होंने भी अंग्रेज़ों से मुकाबले में पीछे हटना नहीं सीखा। जब इलाहाबाद में सराउंडेड हो गए तब तक लड़े जब तक आखिरी गोली चली, और फिर खुद को गोली मार ली, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ न लगे। गुलामी की ज़िंदगी मंजूर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मौत को गले लगा लिया। इन क्रांतिकारियों ने साबित कर दिया कि आज़ादी सिर्फ आंदोलन नहीं, एक जुनून है जिसमें जान भी जाए तो अफसोस नहीं। जब गांधी जी की अहिंसात्मक नीति से हर कोई संतुष्ट नहीं था, तब एक तेज सोच, तेज चलने वाला व्यक्ति उभर कर सामने आया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी सोच थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो नायक था परंपराओं से बागी, जो झुका नहीं, थमा नहीं, बस आज़ादी की तरफ दौड़ गया। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फिर दूसरे विश्व युद्ध का मौका देखकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला लिया। जर्मनी होते हुए वो जापान पहुंचे और वहां उन्होंने बनाई आज़ाद हिंद फौज। इस सेना में भारतीय युद्धबंदी नागरिक और महिलाएं तक शामिल थीं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में एक महिला रेजिमेंट तक बनाई गई, झांसी की रानी ब्रिगेड। जहां बंदूकें उठी वहां दुश्मन कांपे, जहां बंदूकें उठी वहां दुश्मन कांपे। ये कोई सेना नहीं थी, ये भारत की प्यास थी। आईएनए ने भारत की पूर्वी सीमाओं कोहिमा और इम्फाल तक हमला किया। पहली बार आज़ादी के लिए सीधी सैन्य लड़ाई लड़ी जा रही थी। हालांकि ब्रिटिश सेना भारी पड़ी और आईएनए को पीछे हटना पड़ा। नेताजी ने आखिरी बार रेडियो से भाषण दिया और फिर उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि क्या वो वास्तव में मरे। कुछ लोग मरते नहीं, मिटते नहीं, वो हवा बनकर हर सांस में जिंदा रहते हैं। कुछ लोग मरते नहीं, मिटते नहीं, वो हवा बनकर हर सांस में जिंदा रहते हैं। आईएनए के सिपाहियों पर जब अंग्रेज़ों ने मुकदमा चलाया तो पूरा भारत उमड़ पड़ा। ये मुकदमे आज़ादी की आखिरी चिंगारी बन गए, जिससे ब्रिटिश शासन हिल उड़ा। जब सैनिकों पर मुकदमे चले तब पूरा देश एक सैनिक बन गया। नेताजी का संघर्ष यह साबित करता है कि आज़ादी सिर्फ आंदोलन से नहीं, संग्राम से भी आती है, और इस संग्राम की गूंज आज भी हिंदुस्तान की हवा में महसूस होती है। समय था 1942। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और भारत अब और इंतजार के मूड में नहीं था। ब्रिटिश सरकार बार बार आज़ादी का वादा कर रही थी, लेकिन उसे निभा नहीं रही थी। तब गांधी जी ने एक ऐतिहासिक नारा दिया, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब और नहीं, बस बहुत हुआ। न लाठी, न गोली, बस अंग्रेज़ों की विदाई चाहिए थी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गवालिया टैंक मैदान से ये नारा पूरे देश में गूंज उठा। गांधी जी ने 2 टूक कहा, करो या मरो। फिर क्या था, हर उम्र, हर तबका, हर शहर, हर गांव इस आंदोलन में कूद पड़ा। बच्चों ने दीवारों पर नारे लिखे, बूढ़ों ने धरनों पर बैठकर आज़ादी मांगी और औरतों ने सड़कों पर मोर्चे संभाल लिए। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। गांधी जी, नेहरू, पटेल समेत कई सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी आंदोलन थमा नहीं। अब ये नेता विहीन जनक्रांति बन चुका था। रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, टेलीफोन तार काटे गए, सरकारी दफ्तरों में आग लगी। भारत अब सच में कह रहा था, या तो आज़ादी दो या सब कुछ ले लो। ये बगावत नहीं, ये घोषणा थी कि अब हिंदुस्तान किसी के अधीन नहीं रहेगा। इस आंदोलन में हजारों जानें गई। पुलिस की गोलियों से छात्र मरे, किसान मरे, महिलाएं मरी, पर आज़ादी की लौ अब बुझने वाली नहीं थी।
अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत को रोकना नामुमकिन है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 जिस आज़ादी का सपना हर आंख में पल रहा था वो सच हो गया। लेकिन ये सिर्फ जश्न नहीं था, इसके पीछे एक ऐसी कीमत छुपी थी जो भारत के सीने को आज भी चीर देती है। विभाजन, भारत और पाकिस्तान दो देश बने, लेकिन एक ही दिल के दो टुकड़े हुए। आज़ादी आई थी, पर खून में नहाकर हर गली हर शहर एक लाश बन चुका था। मजहब के नाम पर लकीर खींची गई और फिर इंसानियत की हदें टूट गई। लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए, ट्रेनें लाशों से भरकर आई और मासूम औरतें, बच्चे, बूढ़े सब बलिदान हो गए। एक तरफ दिए जल रहे थे, एक तरफ चिताएं। आज़ादी के साथ दर्द भी आया था। गांधी जी जो जश्न में नहीं थे, वे दंगों को शांत कराने के लिए दिल्ली और कोलकाता की सड़कों पर नंगे पांव चल रहे थे। उनका दिल टूटा हुआ था। ये कैसी आज़ादी है जिसमें लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं? जिसने अहिंसा से आज़ादी पाई, उसी देश में आज नफरत का लहू बहा। गांधी जी का अंतर्मन की पीड़ा तब और बढ़ गई जब 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी ने उन्हें गोली मार दी। हे राम, यही उनके अंतिम शब्द थे। आज़ादी आई थी, पर बापू चला गया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ गई हो। आज़ादी तो मिली, लेकिन किसके बदले में? लाखों मासूमों की जान, करोड़ों की पीड़ा और एक फटी हुई धरती। यही थी वो कीमत जो इतिहास की किताबों में सिर्फ 2 लाइनों में सिमट जाती है। 15 अगस्त 1947 की रात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी का भाषण दिया, तब लाल किले से सिर्फ एक तिरंगा नहीं फहराया गया था, बल्कि उन लाखों शहीदों के सपनों को उड़ान मिली थी जिन्होंने अपने जान की आहुति दी। हर कतरे का वादा था कि तिरंगा ऊंचा रहेगा। हर बलिदान की उम्मीद थी कि भारत एक दिन चमकेगा। देश आज़ाद था, पर सवाल भी बहुत थे। गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद, विभाजन की गहरी दरारें और नई सरकार की चुनौतियों। अब असली लड़ाई शुरू हुई थी, देश को बनाना। संविधान बना, चुनाव हुए, लोकतंत्र ने जन्म लिया, लेकिन साथ ही उन सपनों की भी परीक्षा शुरू हुई जो आज़ादी के साथ पैदा हुए थे। कई भाषाई झगड़े, कई धार्मिक तनाव, कई भ्रष्टाचार। कई बार ऐसा लगा कि क्या वाकई हम आज़ाद हैं? जिस मिट्टी को बचाने के लिए लहू बहा, उसी मिट्टी में अब सियासत बोई जा रही थी। कई बार हमने उस बलिदान को भुला दिया जिसे पाने में पीढ़ियों की कुर्बानियां लगी थी। हमने उस सच को भुला दिया कि आज़ादी मुफ्त में नहीं आई। हर बार जब तिरंगा झुकता है, कहीं एक शहीद की रूह फिर से रो देती है। आज हम आज़ाद भारत में खड़े हैं। हमारे पास तकनीक है, ताकत है, अंतरिक्ष तक पहुंच है, लेकिन क्या हमारे अंदर वो आत्मा बची है जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी ली, गांधी ने उपवास किया और नेताजी ने सीमा पार की? देश तो बना लिया, पर क्या हम देश को समझ पाए? क्या हम आज भी भारत माता को माँ जैसा मानते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है, कितने सैनिक सीमाओं पर मारे जाते हैं बिना चर्चे के, और कितने नेताओं ने उस आज़ादी को सिर्फ सत्ता का जरिया बना दिया? जिस आज़ादी को छीनने में सदियां लगीं, कहीं हम उसे खुद से तो खो नहीं रहे? आज हम जब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्या वो सिर्फ एक रस्म बन गई है या फिर एक याद कि कितने खून के कतरे लगे थे इस एक दिन को पाने में? शहीदों ने जो सपना देखा था, क्या हम उसे जी पा रहे हैं? क्या हमने कभी खुद से पूछा कि आज़ादी मिली, लेकिन किसके बदले में? वो जो मिट गए वतन के लिए, वो जो मिट गए वतन के लिए, उन्हें फूलों से नहीं, अपने कर्मों से श्रद्धांजलि दो। तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं, हर भारतीय की जिम्मेदारी हो, हर भारतीय की जिम्मेदारी हो। जय हिंद। भारत माता की जय।